नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक ज़रूरत है और क्या इसे एक मांग की तरह हमें अपने नेताओं से या हमें अपने ऑफिसर्स से नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक स्मार्ट सिटी के लिए या एक अच्छे शहर के लिए, एक अच्छे लोकेलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, गार्बेज जो है वो बहुत कई तरीके से जनरेट होता है। वो आपके घरों में भी जनरेट होता है, वो इंडस्ट्रीज़ में भी जनरेट होता है, वो आप कार चलाते हैं उससे भी गार्बेज जनरेट होता है, चाहे वो पुराने टायर्स हों, चाहे वो गाड़ी के अंदर से कोई पुराना सामान हो जो आपने निकला हो, चेंज कराया हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गार्बेज को जनरेट करती हैं डेली लाइफ में। अगर आप एक अपने शरीर की भी बात करिए तो आपका जब शरीर, आप खाना खाते हैं, तो जब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर उस खाने को मल में परिवर्तित कर देता है और वो मल क्या है? वो आपके लिए गार्बेज है। तो अगर आप उस मल को अपने शरीर के अंदर ही रहने देंगे, शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या वो आपके शरीर को बीमार करेगा या क्या वो आपके शरीर को अच्छा करेगा? ये आप खुद अच्छी तरीके से समझदार हैं। उसी तरीके से हमारा जो शहर है या हमारा जो लोकेलिटी है, हमारे आस पड़ोस है, वो सारे के सारा जो है वो एक शरीर की तरह ही काम करता है। अगर हमारे शरीर में हमने कुछ कूड़ा जनरेट किया है और उस कूड़े के ऊपर अगर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कूड़ा कहाँ जाएगा? वो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, वो इकट्ठा होकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छे तरीके से कूड़ा नालियों में घुस चुका है, कूड़े का ढेर लग चुका है, कूड़ा खुद ही एक पहाड़ बन चुका है और पहाड़ों के आसपास आप देखें बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। तो क्या करेगा ये पौधों को उगने नहीं देगा। सही से जब पौधे नहीं उगेंगे, ज़मीन की जो उपजाऊपना है उसको ख़त्म करेगा। ज़मीन का उपजाऊपना ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर उसके लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम हिमाचल प्रदेश से एग्रीकल्चर को पूरी तरह से मिटा देंगे और उससे हमारा जो प्रदेश है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रदेश रहा है। हम ये जो कूड़ा है इसे जनरेट करे जा रहे हैं, इसे इधर उधर फेंकते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री का जो कूड़ा है वो भी हम इधर उधर फेंकते चले जा रहे हैं। उससे हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, उसके साथ हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि आपके पौधे सही से उग नहीं पा रहे। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, मिट्टी खुली में आराम से उड़ रही है, हवा में मिट्टी उड़ रही है। आपकी नालियाँ देखो, जहाँ से फ्रेश पानी जाता था, जहाँ से साफ़ पानी जाता था, जिसे हम बड़े अच्छे तरीके से मटकों में भर सकते थे, पीने के लायक था पानी वो, उस पानी को भी हमने प्रदूषित करके काले पानी में परिवर्तित कर दिया है, जहर बना दिया है। अब अगर आप वही पानी पीते हैं तो आप बीमार भी पड़ेंगे, आप भी बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। गंदी से गंदी बीमारियां अब हिमाचल प्रदेश में फैल रही हैं, कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में फैल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर पीने का पानी भी है, कूड़ा भी है और कूड़े से निकलने वाला प्रदूषण भी है। कूड़ा अकेला प्रदूषण नहीं है, कूड़े से भी प्रदूषण निकलता है, कूड़े से भी फ्यूम्स निकलते हैं, कूड़े से ऐसी ऐसी गैसेज निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और कुछ गैसेज तो ऐसी हैं जो हमारे वातावरण को गर्म भी करती हैं। उससे गर्मी बढ़ती है हमारे वातावरण के अंदर, जिससे कि आपने बहुत सारा इम्पैक्ट ऑलरेडी देखा है हिमाचल प्रदेश ने तो प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती हैं। कूड़े का प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के लिए और इस मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, पूरे देश में इलेक्शन चल रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश के अपने खुद के इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, उस समय पर क्या होता है आपने देखा ही है। सभी के सभी नेता जो हैं वो झूठे वादे करेंगे, कोई मुफ्त के प्रलोभन देगा, लेकिन कोई भी ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी जो सही मुद्दों पर बात करें। और मुझे तो शर्म आती है सच में कि हम लोग कैसे हैं कि हम लोग मुफ्त के प्रलोभनों पे, हम लोग झूठ को समझते हुए भी एक नेता को वोट दे देते हैं, किसी को भी मुंह उठा करके हम नेता बना देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। एक अच्छा कूड़ा प्रबंधन क्या होता है? एक अच्छा कूड़ा प्रबंधन में क्या चाहिए? कोई इतने बड़ी कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रॉकेट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक अच्छा लॉजिकल दिमाग इस्तेमाल करना है और एक कॉमन सेंस को अपने इस्तेमाल करना है।
पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कितनी तरह का कूड़ा होता है। हर तरह के कूड़े के लिए एक अलग डस्टबिन बनानी है, हर एक घर को वो डस्टबिन देनी है। अगर वो डस्टबिन घर में वो कोई नहीं खरीदता है तो उसे मजबूर करना है कि तो ये खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदेगा तो तुझे फाइन लगेगा या तुझे जेल होगी। जब इस तरह के हम लॉज बनाएंगे, इस तरह के कानून बनाएंगे, तो हर जो इंसान है या हर घर वाला है उसके पास 2 या 3 4 जो भी हम डिसाइड करते हैं कि हमको 4 तरह का कूड़ा निकालना है या हमें 4 तरह का कूड़ा अलग करना है, जो भी हम डिसाइड करते हैं, जितने भी हम कूड़ेदान डिसाइड करते हैं घर के लिए, वो उसे खरीदने ही पड़ेंगे, उसे वो रखने ही पड़ेंगे। वो 4 कूड़ेदान आप रखिए अलग अलग तरीके के, या जितने भी हम डिसाइड करते हैं उतने कूड़ेदान रखिए, उसमें वही कूड़ा उसी के हिसाब से कूड़े को डालिए। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, पहली बड़ी चीज़ को हमने कवर कर लिया, जहाँ पे कूड़ा जनरेट हो रहा है यानी कि जहाँ से बन रहा है, उसी कूड़े को हमने उसी समय पर अलग कर लिया और अलग करके उसके हिसाब से जो भी हमने कूड़ेदान रखा है उसके अंदर डाल दिया। अब कूड़ेदान के अंदर तो डाल दिया, ये पहला चरण तो खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चरण है वो ये चरण है कि क्या हम सही तरीके से कूड़े का जो उठान है उसे कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैंने खुद देखा है। अगर कोई ये कहता है कि ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो वो मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि मुझे दिखाए वो कहाँ पर हो रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी हुई है कि कूड़े का उठान, कलेक्शन जो है वो बहुत सही तरीके से नहीं हो रही। कूड़े के जो कलेक्शन है वो ही गलत तरीके से हो रही है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कूड़े के ट्रक्स लगाने हैं। ऑब्वियसली कूड़े के ट्रक्स लगाने पड़ेंगे। ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देते ही हैं, हम अपने प्रदेश को टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स का सही इस्तेमाल उनको करना चाहिए। और सही इस्तेमाल है सही कूड़े का प्रबंधन, सही गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम जो उनको लागू करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग ट्रक्स लगेंगे। हर कूड़े को उठाने के लिए, हर तरह के कूड़े को उठाने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रक होगा। यानी कि 4 अगर हमने तरह का कूड़ा सोचा है तो 4 ट्रक्स होंगे अलग अलग, जो अलग अलग समय पर आएंगे और उस कूड़े को उठा करके लेके चले जाएंगे हर एक घर से या हर एक जगह से जहाँ पर भी ये जनरेट हो रहा है। उस कूड़े को सही तरीके से जब आप ले जाएंगे, सही तरीके से उसका कलेक्शन होगा, उसके बाद उसको सही तरीके से मैनेज करना होगा। यानी कि उस कूड़े को फिर से चेक करना होगा, तो उसकी चेकिंग होगी। जो तीसरा सबसे बड़ा चरण है वो है चेकिंग। कूड़े की अच्छी तरह से चेकिंग होगी तो उसमें ये पाया जाएगा कि किस कूड़े में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और मिक्स कर दिया गया हो सकता है खाने वाले कूड़े में प्लास्टिक मिक्स हो या प्लास्टिक वाले कूड़े में खाने वाली चीज़ें मिक्सड हो। तो ये सब चीज़ें जो है उसे अच्छी तरीके से देखना होगा। जो फाइनल चरण होता है वो होती है रिसाइकलिंग या उसका किसी तरीके से प्रबंध करके उसे डिस्पोज ऑफ करना। तो कूड़े को 2 तरीके से ही आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं या आप उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज करके या उसको जला करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो आखिरी जो चरण है जहाँ पर हम उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, जो मेन पर्पज़ वो ये है ये सब करने का है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें, उससे कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जो चीज़ें फिर हम आगे बेच सकें। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि आपने ये सारा प्रबंध कर दिया, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया। ये मैनेजमेंट सिस्टम का जो ओनर है ये हमारी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हुई या फिर हमारी सरकारें हुई। अब इसमें क्या हुआ, कूड़ा जनरेट हुआ, कूड़ा अलग हुआ, कूड़े को अच्छे तरीके से कलेक्ट किया, उसको चेकिंग कर ली, चेकिंग के बाद हमने उसको अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर लिया। अगर डिकम्पोज कर लिया है, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं जिनको डिकम्पोज करके खाद बना लिया है तो खाद को बेचा जा सकता है। अगर हमने रिसाइकल कर लिया है, रिसाइकल करके हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिए हैं जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है म्यूनिसिपल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे ही होंगी। इसका ओनर जो है, इसका जो मालिक है वो गवर्नमेंट ही होगी। तो जैसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, बेचा जाएगा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे जो पैसा जनरेट होगा, वो सारे का सारा जो पैसा है, चाहे वो आप प्रॉफिट के रूप में जनरेट करें, चाहे वो आप डायरेक्ट बेचने, डायरेक्ट सेल के रूप में जनरेट करें, वो सारे का सारा जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है, वो सीधा का सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की अर्निंग भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा भी बढ़ने लग जाएगा। और ये जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, नौकरियां भी मिलेंगी। तो दोनों ही एक तीर से 2 काम जो है हम आराम से कर सकते हैं इससे। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट सिस्टम की यानी कि रिसाइकलिंग की, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, हो सकता है रिसाइकलिंग प्लांट्स को लगाना पड़े। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्केल पर लगाए जाएँ, कि पूरे के पूरे प्रदेश के लिए हमने एक ही प्लांट लगा दिया तो फिर ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़ा प्लांट होगा और उस बड़े प्लांट को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और हो सकता है वो प्लांट जो है वो इतना बड़ा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। बजाय इसके कि हम एक बड़ा प्लांट लगाएं, अगर हम छोटे लेवल पे प्लांट्स लगाएं, एक लोकेलिटी का एक प्लांट या एक सिटी का
मान लीजिए एक प्लांट, वो भी जो है वो बड़ा होगा सिटी के लिए, तो मैं समझता हूँ एक छोटी लोकेलिटीज़ का, कुछ लोकेलिटीज़ का झुंड बना लीजिए, 5 या 10 लोकेलिटीज़ का एक प्लांट। इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे प्लांट्स बना लें रिसाइकलिंग के, तो ये रिसाइकलिंग के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। अब इसमें कागज़ भी रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है, मेटल्स भी रिसाइकल हो सकते हैं, ग्लास भी रिसाइकल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जब रिसाइकल होंगी, इनसे एंड प्रोडक्ट बनेगा। जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, उस एंड प्रोडक्ट को हम आराम से मार्केट में बेच सकते हैं, और बेचने के बाद उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो सरकार का होगा। उस पैसे से आप इस फैक्ट्री को भी चलाएंगे और सरकार को भी चलाएंगे। वो कैसे होगा? आप देखिए, कोई भी फैक्ट्री होती है, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो इस पूरी दुनिया के अंदर, वो फैक्ट्री अपने आप को चलाने के लिए भी पैसा जनरेट करती है। मतलब जब वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस लगती है, जैसे आप मान लीजिए 100 रुपये का कोई पेन खरीदते हो, तो उस पेन को बनाने के लिए एक्चुअली में जो खर्चा आया होता है वो 20 या 30 रुपये आया होता है। बनाने का खर्चा 20-30 रुपये, फैक्ट्री को चलाने का खर्चा मान लीजिए 20 या 30 रुपये और लगा लीजिए आप, तो टोटल 60 रुपये हो गए। बाकी के जो 40 रुपये हैं जो आपने उस पेन को खरीदने के लिए दिए हैं, वो 40 रुपये डायरेक्ट प्रॉफिट होता है कंपनी का। उसी तरीके से अगर हम उसी मॉडल के ऊपर ये चीज़ें बनाएं, ये फैक्ट्रीज बनाएंगे, तो ये फैक्ट्री क्या करेंगी? एक प्रोडक्ट बनाएंगी। उस प्रोडक्ट को मान लीजिए हमने 100 रुपये में बेचा, 60 रुपये हमारे को सारा काम करने के लिए, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सब कुछ कलेक्शन, गार्बेज की, इसकी रिसाइकलिंग, उसकी क्लीनिंग, ये सब करने में मान लीजिए हमें 60 रुपये लगे। जो बाकी के 40 रुपये जो बनेंगे इस फैक्ट्री से, वो प्रॉफिट होगा, वो जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरे का पूरा ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। ये खुद ब खुद अपने आप को चला लेगा, सुचारू हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर के, हम सब लोगों ने मिलकर के एक सरकार को चुना, नेता चुना, नेता चुन करके हमने बिठा दिया। नेताओं को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ मिली, मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री ये भी है, और इसी तरीके से ये चीज़ें फ्लो हुई। नीचे नीचे अलग अलग दफ्तर हैं, हर मिनिस्ट्रीज़ के पास अलग अलग ऑफिसेज़ हैं। उनमें से एक ऑफिस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, जिसका ये सारे का सारा काम है। उसका काम ही ये करना है। वो ऑफिस बनाया ही इसलिए गया है। उस ऑफिस के अंदर जितने लोग बैठते हैं, जितने ऑफिसर्स बैठते हैं, उनको तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है। उन्हें कुर्सी पर बैठ के कुर्सी तोड़ने की या टेबल पर सोने की तनख्वाह नहीं मिलती। उनको तनख्वाह दी जाती है कि वो ये सारा काम करें, इस तरह के सिस्टम्स को बनाएं आपके लिए। और आप हर वक्त टैक्स दे रहे हो। जो आप टैक्स दे रहे हो वो कहाँ जाता है? आप कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए कि आप, मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है आप अपने घर से आगे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते, या हो सकता है आप अपने आप से ज़्यादा भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन कम से कम अपने बारे में ही सोच लीजिए। आप खुद पर्सनल लेवल पे कितना टैक्स दे रहे हो, ये सोचिए। आप, आपकी मेहनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप सरकार को दे रहे हो। तो जब आप सरकार को कुछ बहुत बड़ा हिस्सा दे रहे हो अपनी सैलरी का या अपने मेहनत की कमाई का, तो वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल तो पूछना आपका बनता है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो आप लोगों का दिमाग कहाँ चले जाता है। हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की। ये नीचे मैंने एक फोटोग्राफ लगाई है स्मार्ट सिटी की, बड़े अच्छे कलर्स उसमें आपको दिख रहे होंगे, बड़ी अच्छी लाइट्स आपको जलती हुई दिख रही होंगी। लेकिन ये स्मार्ट सिटी ऐसे काम नहीं करती। स्मार्ट सिटी तब काम करती है जब सारे के सारे डिपार्टमेंट स्मार्ट हों, जब सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हों, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम के ऊपर वो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हों, जब अच्छे नेताओं को चुने, जब अच्छे लोग सरकारी नौकरियों में जाएं। सिटी स्मार्ट तब बनती हैं। ये सब कुछ होगा कैसे, ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? देखिए, 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हर सरकार के लिए, हर ऑफिस के लिए और हर किसी चीज़ के लिए जो काम करती हैं। ये सिर्फ 3 ही बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जब तक किसी ऑफिस की जवाबदेही नहीं होगी, जब तक किसी पर्सन की जवाबदेही नहीं होगी, मान लीजिए अगर आपने कोई नेता चुना, अगर आप उस नेता से जवाब नहीं कर सकते, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और वो आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहा है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि वो अकाउंटेबल फील नहीं करता है। वो ये फील ही नहीं करता कि उसकी कोई जवाबदेही है, उसका कोई इसमें हाथ है। अगर कोई काम खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, आप देख रहे हो जगह जगह पे गंदगी फैल रही है, तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, सिर्फ आप लोगों की भी है।
लेकिन पूरी की पूरी तरह से आप गलत नहीं है। आपको वहाँ कूड़ा क्यों फेंकना पड़ा, क्यों आप मजबूर हुए उसको सड़क पे फेंकने के लिए? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो वहाँ जहाँ जो आपको कहता हो कि इस जगह पे कूड़ा फेंको, यहाँ से हम कूड़ा उठा के ले जाएंगे अपने आप। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। और इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, इतने साल हो गए हिमाचल प्रदेश को बने हुए, इतनी आपने उसमें सरकारें चुनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। आपने देखा ये हिमाचल प्रदेश में तो यही दो डांस चलता है, कांग्रेस या बीजेपी का। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई किसी ने अपने आप को जवाबदेही जो है, किसी ने अपने आप की नहीं समझी, किसी ने अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझा, किसी सरकार ने नहीं, किसी ऑफिस ने नहीं। इसी वजह से आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है वो है वोटिंग। आपका जो मतदान है, एक पहले बहुत पहले एक ऐड चलती थी, एक एडवर्टीजमेंट्स आती थी, मैं बहुत छोटा था तब, और हो सकता है आप लोगों को याद हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं शायद उन्होंने देखी हो, उन्होंने सुनी हो। उस ऐड में बोलते थे, एक लाइन होती थी कि मतदान जीवन दान। ये बात बोली जाती थी और ये बात बहुत सच्ची बात है। जब आप किसी को अपना वोट दे रहे हो तो आप सिर्फ उसको वोट नहीं दे रहे हो, आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस इंसान के हाथ में दे रहे हो। जिसको आप नेता चुन रहे हो, जिसको आप अपना नेता समझ रहे हो, वो केवल आपका नेता नहीं है, वो केवल आपको दिखाने के लिए नेता नहीं है, वो आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी का मालिक है। क्योंकि वही फैसले लेने वाला है, वही सरकार में बैठने वाला है। अगर उस पार्टी की सरकार बनती है जिसको आपने चुना है, तो वो इंसान जो है वो सरकार में बैठेगा। हो सकता है उसको मंत्रालय भी मिले, और हो सकता है वो ऑफिस को डायरेक्टली कंट्रोल करे, डायरेक्टली चलाए। तो आपका जो एक वोट है वो सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आपने वोट दिया, आपको लग रहा है कि मैंने नेता चुन लिया है, अब हमारा जीवन जो है सुधर जाएगा, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में है भाई। वो बैठेगा, वो फैसले लेगा। अगर उसका एक भी फैसला गलत हो तो वो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा जैसा। अगर मान लीजिए आपने एक नेता चुना, वो सरकार में बैठा, सरकार ने एक नया कानून बनाया कि हम कल से जो है टैक्स को 10% बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है उस फैसले का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? उस फैसले का आपके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में 10% जो आपकी कमाई है, जो आप मेहनत करके दिन रात कमा रहे हो, उस कमाई का 10% और आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो इस वजह से ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया है छोटा सा, आपको अच्छे से समझना चाहिए। वोटिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसे एक छोटा और 2 मिनट का काम मत समझिए। ये मत समझिए कि आप 1 घंटे लाइन में लगे और 1 घंटे के बाद आपने वोट दिया, बस आपका उतना ही काम है। आपका उतना काम नहीं है। आपको हर एक नेता को अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी नेता ढंग का नहीं है, तो किसी अच्छे इंसान को नेता बनाइए, किसी पढ़े लिखे को नेता बना दीजिए, किसी नए को मौका दे दीजिए, किसी ऐसे को नेता बनाइए जो पढ़ा लिखा हो, जो कुछ अच्छा सोच रहा हो अपने प्रदेश के बारे में। अपने आसपास देखिए, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मुझे ही दे दें, मुझे बना दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई और होंगे, आसपास भी होंगे लोग। आप ढूंढो, थोड़ा काम करो अपने लिए खुद, एक अच्छा नेता तो चुनो, तभी ये जो है काम होगा। और इसका जो तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब सिंपल इतना सा नहीं है कि आपको कुछ ऐप बना के दे दिए, आपको कुछ वेबसाइट्स बना के दे दिए, आपको कह दिया कि अब जो है बस की टिकट आप ऑनलाइन खरीदिए, ट्रेन की टिकट आप ऑनलाइन खरीदिए, कुछ आपने अप्लाई करना है, बिजली का बिल देना है तो ऑनलाइन दे दीजिए, तो वो ई गवर्नेंस हो गई। वो ई गवर्नेंस नहीं होती। वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, वो पूरी की पूरी ई गवर्नेंस नहीं है। ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, उस काम में से कुछ कुछ चीज़ों में से डेटा जनरेट होता है। डेटा जनरेट हुआ कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए मैं कूड़े प्रबंधन की ही बात करूं, तो कूड़ा उठाने के लिए कितना समय लगा, कौन सा ट्रक गया था कूड़ा उठाने के लिए, कितनी देर में उसने कूड़ा उठाया, वो कूड़ा कितनी देर में जा करके उसको हमने रिसाइकल किया, उसमें से कितना कूड़ा था जो रिसाइकलेबल था, कितना कूड़ा था जो रिसाइकल नहीं हो सकता था। वो जो सारा जो डेटा है, वो जो सारा जो नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप उसको कलेक्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसको सर्वर पे भेजेंगे, और उस सारे डेटा के ऊपर जब कोई रिपोर्ट्स बनेंगी, और उस रिपोर्ट्स के ऊपर जब सरकारें बैठ के फैसला करेंगी, ये ढूंढेंगी कि अरे भाई के कूड़ा जो है वो ठीक तरीके से नहीं उठाया जा रहा, एक पर्टिकुलर सिटी में ठीक तरीके से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ से जो कूड़ा है वो ठीक तरीके से जनरेट नहीं हो पा रहा है, रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, एक पर्टिकुलर प्लांट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहाँ से रिसाइकलेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है।
आप जब वो सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करेंगे, वहाँ उस लेवल तक जब सरकारें जो है बात करेंगी, तभी कुछ चीज़ें ठीक हो पाएंगी। और ये सब कुछ हो पाएगा जब हम ई गवर्नेंस करेंगे। तो इतना ज़रूर समझ लीजिए। अंत में मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट सिटी है वो ऐसे नहीं बन जाएगी, या स्वच्छ भारत जो है वो ऐसे ही नहीं कहने से नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब एक अच्छा सिस्टम होगा आपके पास, एक अच्छा सिस्टम मौजूद होगा, एक रोबस्ट सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जो मजबूत हो, जो सुचारू रूप से काम कर सके, जो ऑटोमेटिक हो। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक आप स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे, तब तक आप स्वच्छ भारत नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में जैसे ही कूड़ा बनता है वो कूड़ा उठाया जाए और उस कूड़े का सही इस्तेमाल किया जा सके। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी ये पता चले कि सही चीज़ क्या है।